हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना BPAG 172 का यूनिट 9 और यूनिट 10। ठीक है जी। तो काफ़ी इजी से यूनिट है ये, लेकिन अगर आप इंग्लू की बुक से पढ़ोगे तो सच्ची में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको ये। ठीक है। ये तो चैप्टर इजी है, लेकिन इसका जो चैप्टर 10 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं पहले उसको पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद आपको इस मीडिया वाले चैप्टर पे लेकर आऊंगी। ठीक है। लेकिन दोनों को हम इसी यूनिट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत उसी चैप्टर से अपनी। एक सेकेंड यार। यूनिट 10 ना। यूनिट 10 पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम यूनिट 11 पढ़ेंगे। ठीक है जी। कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे आपको, क्योंकि करने तो दोनों यूनिट है। तो करते हैं स्टार्ट इस यूनिट को, जहां पर हम समझेंगे कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस मैंने आपको समझा दिया था वैसे तो क्या होता है, जहां पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कोऑपरेट करती है एक मार्केट के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, एनजीओज के साथ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के साथ, इन सभी के साथ क्या करती है गवर्नमेंट, कोऑपरेट करती है। ये होती है हमारी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसी को हम काफी बड़े वे में आज समझने वाले हैं। ठीक है। तो क्या क्या हमारे चैप्टर क्या क्या हमारे टॉपिक रहने वाले हैं इसमें, पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का मतलब समझेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट होना क्यों चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद मीनिंग समझेंगे, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है क्या। ठीक है। सिग्निफिकेंस अभी बताया। ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं किसके, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट के, वो पढ़ेंगे। मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मॉडल होते हैं किसके, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट के। ठीक है। फिर उसकी एक जो ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ रही है किसकी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की, कैसे जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस जो ये टॉपिक है ना, ये कहाँ से आया है, कहाँ से ये उभर के आया है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सिनेरियो से देखेंगे और अपने खुद के इंडिया में देखेंगे। ठीक है। ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस ये कैसे आया था, इसका ग्रोथ कैसे हुआ है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद चैलेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, उसका इंपॉर्टेंस, उसका प्रिंसिपल, एंड देन 3 मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद उसका ग्रोथ और उसके चैलेंजेस। ठीक है। तो करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन से। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का इरा है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जहां पर हम अपनी हर एक चीज को क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह पर उस चीज को पहुंचाते हैं। फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ थिंग्स, कल्चर, आइडियाज। ठीक है। हर एक चीज, प्रोडक्ट, गुड्स, इन सभी का क्या होना, फ्लो होना पूरे वर्ल्ड के अंदर वो होता है ग्लोबलाइजेशन। यह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है। कोऑपरेटिव इंक्रीज करना किसको, कोऑपरेटिव्स को। ठीक है। कोऑपरेटिव सेंडर्स को। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ना स्कैम हो रहे हैं। ठीक है। स्कैम हो रहे हैं, आपको वो रिवेन्यूज में दिख जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस में दिख जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो रहा है किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। तो इन सबको क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, क्या एफिशिएंट इफेक्टिव फंक्शनिंग कराने के लिए जो जो हमारी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है उसका होना काफी जरूरी है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इस टाइम का इरा है। ठीक है। इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव स्कैम हो रहे हैं। ठीक है। जो रिवेन्यू है वो ढंग से इन्फ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है। फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होता है, इनका क्या है, मिसमैनेजमेंट है। ठीक है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो इन सबको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जरूरत है, जो क्या करे, जो इंश्योर करे, इफेक्टिव काम करे और इफेक्टिवली पूरे फंक्शन को चलाए। ठीक है। तो इफेक्टिव कोऑपरेटिव गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, ग्रोथ कराने के लिए, प्रॉफिटेबल कराने के लिए और बिजनेस में एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए। ठीक है। और सोसाइटी में क्या करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए कोऑपरेटिव गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। गुड गवर्नेंस जहां पर प्रमोट किया जाता है किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए और
क्या होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। अभी सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया जा रहा है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस के बारे में पढ़ने वाले, अभी आपको बोर्ड ऑफ मेंबर नहीं पता, ठीक है, और ना ही क्या कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का पता, तो आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो दिक्कत नहीं लेने का है, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपना कोऑपरेटिव गवर्नेंस से, उसका मतलब समझेंगे, फिर उसका बाद उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। कोऑपरेटिव गवर्नेंस को छोड़कर, गवर्नेंस हम पढ़ के आए हैं, गवर्नेंस क्या होता है वो सब पढ़ लिया था, ठीक है। कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन, जो कि कौन से वर्ड से बना है, कॉर्पस। कौन से वर्ड से, कॉर्पस, जिसका मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। एक ऐसी बॉडी जो कि कोऑपरेटिव काम करती है, ठीक है। कैप बर्डी कमेटी होती है जो कि 1992 के अंदर बनती है, ठीक है। वो क्या करती है, इस कोऑपरेटिव गवर्नेंस, सॉरी, एक कैबिनेटरी कमेटी थी जो कि ये जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस है इस वर्ड को कॉइन करती है, ठीक है। ये डिफाइन करती है क्या कोऑपरेटिव गवर्नेंस है क्या। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कंपनीज को क्या करा जाता है, डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोले, कोऑपरेट क्या है, कोऑपरेट एक लैटिन वर्ड से बना है, कॉर्पस, जिसका मतलब होता है बॉडी। कैप बर्डी कमेटी थी जिसने कॉइन करा किस टर्म को, कोऑपरेटिव गवर्नेंस को, ठीक है। उसका मतलब बताया, उन्होंने डिफाइन करा कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, आपने खुद ने भी देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना। तो कोऑपरेटिव गवर्नेंस क्या है, ये एक सिस्टम है जहां पर बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, छोटी छोटी कंपनी, उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको डायरेक्शन दिखाई जाती है और उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है जी। अब कोऑपरेटिव गवर्नेंस को समझने से पहले आपको 3 चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से 3 की प्लेयर्स होते हैं किसके अंदर, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के अंदर, कोऑपरेटिव गवर्नेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो 3 की प्लेयर्स होते हैं। पहला होता है शेयर होल्डर। कौन होता है, शेयर होल्डर, जो कि अपना पैसा लगा रहे हैं किसके अंदर, उस कॉर्पोरेशन के अंदर। मतलब कोई भी बड़ी सी इंडस्ट्री है, ठीक है, अब जो उस इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा वो होगा शेयर होल्डर। कौन होगा, शेयर होल्डर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ये पूरे बिजनेस को चलाता है, ठीक है। क्या होता है, पूरे बिजनेस को चलाएगा। देखो जी, एक कंपनी है, उसके अंदर पैसा लगाया किसने, शेयर होल्डर ने। मतलब पूरा कंपनी को चलाने का पैसा कौन लगाया। देखो, पहले कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है, जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो पहले पैसा लगाएंगे कौन, हमारे बड़े बड़े शेयर होल्डर, ठीक है, जो कि अपना शेयर होल्ड करके बैठे किसके अंदर, कंपनी के अंदर, वो हुए शेयर होल्डर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जो कि पूरे बिजनेस को चला रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे बिजनेस के अंदर बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुए, जो बिजनेस को चला रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, जिनको इलेक्ट करते हैं कौन, शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, फिर उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर, ठीक है। कि अब ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे और जो कंपनी के अंदर जो भी चलेगा वो हमको बताएंगे, जवाबदेही रहेंगे किसको, शेयर होल्डर को, ठीक है। तो शेयर होल्डर का काम होता है सिर्फ पैसा लगाना किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद इलेक्ट करना किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो कि क्या करते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं, जो भी चल रहा है बिजनेस में वो सब कुछ बताते हैं कौन, शेयर होल्डर, ठीक है। और बिजनेस को चलाता कौन है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस सिस्टम के अंदर। कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एक ऐसा वे है, ठीक है, इज अबाउट द वे, ये एक ऐसा वे है जहां पर बिजनेस को डायरेक्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि कैसे आप अटेन कर सकते हो क्या गोल, अपने ऑब्जेक्टिव को। कोई ऐसा बिजनेस है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अब उस बिजनेस को, उस कंपनी को डायरेक्ट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि कैसे आप जो करना चाहते हो, मतलब जो आपको प्रॉफिट चाहिए, जो भी आपका गोल है, उसे आप कैसे अटेन कर सकते हो, ठीक है। ये गाइड करता है कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, ठीक है, कि आपको एथिक वैल्यूज का ध्यान रखना है, मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, कानून को हमेशा, जो कानून के रूल्स है, रेगुलेशन है, इन सब को क्या करके रखना है, गाइड करना है, ठीक है। इन सबको गाइड करके आपको अपने बिजनेस को चलाना है,
ठीक है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर है किसके अंदर, कंपनी के अंदर, ठीक है, उनके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है। जो पैसा लगा रहा है ना कंपनी के अंदर, उनके अंदर क्या रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है। वो क्या अर्न करे, एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस बना रहे किसके बीच में, इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी के अंदर, कस्टमर जो कि खरीद रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड द पीपल जो लोग हैं। तो एक कंपनी है, उसके साइड में जो लोग रह रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट, पूरी सोसाइटी जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब के बीच में क्या बना रहा है, एक ट्रस्ट बना रहा है, एक कॉन्फिडेंस बना रहा है। ये क्या इंश्योर, कौन इंश्योर करती है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है, ठीक है। ये क्या करती है, पॉसिबल करती है कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यहाँ पे एक ओपननेस बनी रहे और एक फेयरनेस और जस्टिस सभी को मिले, ठीक है। कि कहीं कोई किसी एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या ना हो, गलत ना हो, ठीक है। आया इतना समझ में। एड्राइन कैबर्डी जो क्या बताती है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस ये क्या रखती है, ये बैलेंस करके रखती है, होल्डिंग द बैलेंस, ठीक है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस का कंसर्न क्या होता है कि होल्ड करना, क्या बैलेंस, किसके साथ, इकोनॉमिक और सोशल गोल के साथ, ठीक है। कि हमको इकोनॉमिकली तो रखना है, ठीक है, अपने गोल को अचीव करना है, लेकिन सोसाइटी के जो गोल है उसको भी बैलेंस करके चलना है। ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के जो गोल है उन दोनों को बैलेंस करके चलती है, ठीक है। और इफेक्टिवली किसका यूज करती है, जो रिसोर्सेज है उनका, ठीक है। और पूरा अकाउंटेबिलिटी बना के रखती है इक्वली, ठीक है। शेयर होल्डर के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ क्या बना के रखती है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव गवर्नेंस क्या हुआ, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई डू वी नीड अ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, क्या जरूरत है, ठीक है, किसकी, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट की, या फिर क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की, ठीक है। एक कमेटी थी, ठीक है, कब, 2003 के अंदर, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट की गई थी कब, 2003 के अंदर। इसके चेयरमैन थे नारायण मूर्ति। कौन थे, नारायण मूर्ति, आपने सुना भी होगा इनका नाम। ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं अपनी, ठीक है, जिसमें क्या बताते हैं, इफ मैनेजमेंट इज अबाउट रनिंग अ बिजनेस गवर्नेंस रिच्योर द प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस को रन कराता है, कोई भी मैनेजमेंट रन करा रहा है किसको, बिजनेस को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर उसको इंश्योरली प्रॉपर्ली रन कराती है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस है वो चल रहा है, ठीक है, ये मतलब कोऑपरेटिव गवर्नेंस के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नेंस जरूरी क्यों है। तो ये पहले तो बोलते हैं बीइंग क्लैरिटी एंड रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्लैरिटी बनाने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने के लिए, ठीक है। जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी बना के रखना, पूरा ट्रस्ट बना के रखना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर लोकल एंड फॉरेन, इंटरेक्ट कराना किसका, इन्वेस्टर्स का, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनके आपस में क्या कराना, अट्रैक्ट कराना, लोकल लेवल पर भी और फॉरेन लेवल पर भी, ठीक है, बाहर से भी और अपने यहाँ पर भी, ठीक है। ये सिक्योर करता है, इफेक्टिव मैनेज को चलाता है, ट्रांसपेरेंस और इक्वलिटी प्रोसेस को करता है, ठीक है, और जो मार्केट के कैपिटल है उसको स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो फ्रॉड, जो माल प्रैक्टिस होती है ना कंपनीज के अंदर, उन सब से बचा के रखता है कौन, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ठीक है। कंपटीशन बनाता है किसके अंदर, मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या करता है, कंपटीशन बनाता है। इफेक्टिवली जो काम होते हैं उन सबको ये प्रमोट करता है कि आप रिसोर्सेज का कम यूज करके कैसे अपने बिजनेस को इफेक्टिवली कर सकते हो, या एफिशिएंट से काम कर सकते हो, या प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या रखता है, लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस रखता है, ठीक है। जो कोऑपरेशन है ये क्या करता है, बिल्ड करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो लोग हैं, जब अब कोऑपरेटिव गवर्नेंस रहेगी ना, तो उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा लोगों के बीच में, ठीक है, कंपनी को लेकर, ठीक है। तो इसलिए क्या जरूरी है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव गवर्नेंस, कौन कौन से प्रिंसिपल है किसके, कोऑपरेटिव गवर्नेंस का। पहला तो है इंश्योर द बेसिक ऑफ द एफिशिएंट इफेक्टिव कोऑपरेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क। क्या बोल रहा है कि इंश्योर कराना, ठीक है, इफेक्टिवली कोऑपरेटिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कि जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस है, जो उसका फ्रेमवर्क है, वो इफेक्टिवली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज इंश्योर कराना
पहला प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि प्रमोट करना किसको, ट्रांसपेरेंसी को, मार्केट के अंदर इफेक्टिवली काम हो रहा है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को बना के रखना, ठीक है, क्लियरिटी बना के रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करके रखना, ठीक है, रेगुलेशन बना के रखना, ठीक है, और जो अथॉरिटी के जो रूल्स है उनको इन्फोर्स करके रखना, मतलब उनको अथॉरिटी को इन्फोर्समेंट रखना, ठीक है। तो क्या है, पहला तो ये पहला प्रिंसिपल है कि इंश्योर करना, क्या, जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, क्या वो इफेक्टिवली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिवली काम करे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, ये सारी चीजें हो रही है नहीं हो रही है, पहला प्रिंसिपल ये होता है, ठीक है। राइट ऑफ द शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप, ये क्या करता है, राइट देता है किसको, शेयर होल्डर को, जिसने पैसा लगाया है कंपनी में, ठीक है, और जो की ओनरशिप होते हैं उनके फंक्शंस को भी, ठीक है। ये बेसिक राइट होती है किसकी, शेयर होल्डर की, कि वो एक ऐसा मेथड क्या करे, सिक्योर करे जहां पे ओनरशिप को रजिस्टर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइमली करप्शन इंफॉर्मेशन, मटेरियल का पूरा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अब जिसने पैसा लगाया उसी को पूरा राइट नहीं होगा जानकारी के बारे में, ठीक है, तो उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन मिले, एक कॉपरेशन बना रहे, वो भी टाइमली, ठीक है, रेगुलरली बेसिक पर, ठीक है। और ठीक है, और जो मेंबर्स है, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर को इलेक्ट करना, रिमूव करना, ये शेयर होल्डर के पास पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर जिसने पैसे लगाया उसके पास इतना तो भाई राइट होना चाहिए कि जो मटेरियल है उसका इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे, जो ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स उनका इंफॉर्मेशन उन तक आए, ठीक है, और कोऑपरेट करके रखे टाइमली और रेगुलरली बेसिस पर, ठीक है, और वो पार्टिसिपेट करे। अब जिसने पैसा लगाया है वही पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वही जो बोर्ड ऑफ मेंबर है उनको इलेक्ट नहीं करेगा या फिर रिमूव नहीं करेगा, तो शेयर होल्डर का काम ही क्या होगा, ठीक है। तो राइट होनी चाहिए किसके ऊपर, शेयर होल्डर के ऊपर, ठीक है। इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर, और इक्विटेबल ट्रीटमेंट मतलब इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए हर एक शेयर होल्डर के साथ, ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर है उनके साथ में क्या होना चाहिए, इक्वली ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आपका छोटा सा शेयर होल्डर भी हो सकता है या जो बाहर का शेयर होल्डर है वो भी हो सकता है। एक कंपनी होती है, ठीक है, अब कंपनी को चलाने से पहले पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब जो पैसा लगाएगा वो कौन हुआ, शेयर होल्डर। अब ये तो है नहीं कि एक इंसान कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है, बहुत सारे काफी लोग होते हैं जो कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो फिर उनके बीच में इक्विटेबली ट्रीटमेंट इंश्योर करना, ठीक है। अब जिन्होंने पैसा लगाया है उनके पास राइट होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कौन कौन सा, ठीक है। और पहला क्या कि इफेक्टिवली कोऑपरेटिव गवर्नेंस को फ्रेमवर्क को चलाना, इंश्योर करना, ठीक है। तो 3 प्रिंसिपल के बारे में हमने जाना। रोल ऑफ द स्टेक होल्डर इन कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ठीक है, उसकी राइट्स को रिकॉग्नाइज कराना, ठीक है। अब शेयर होल्डर है, पैसा लगाया तो भाई उसकी राइट्स होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज भी कराना चाहिए, स्टैब्लिश कराना चाहिए लॉ के थ्रू, ठीक है। एक एग्रीमेंट कराओ और एक्टिवली पार्टिसिपेट को अनकरेज कराओ, ठीक है, उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। आगे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होना, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ मेंबर है जो कि शेयर होल्डर ने क्या करे थे, चुने थे, जिनको इलेक्ट किया था कि देखो अब तुम मेरे उस पर क्या करोगे, बिजनेस को देखोगे, ठीक है, मुझे क्या रहोगे, जवाबदेही रहोगे, ठीक है। तो क्या करा जाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसको, बिजनेस के पूरी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी गाइडेंस करना किसको, कंपनी को, ठीक है। इंश्योर कराना क्या, द फ्रेमवर्क शुड बी, जो ये फ्रेमवर्क होता है किसका, बोर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये इंश्योर कराता है कि एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस कंपनी के बारे में, कंपनी को पूरी गाइडेंस तैयार करके देता है, ठीक है। इफेक्टिवली मॉनिटराइज कराता है हर एक मैनेजमेंट को, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी बना के रखता है किसके अंदर, कंपनी के अंदर और शेयर होल्डर के साथ, ठीक है। कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो सारी चीजें देख रहे होते हैं कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। उनको कौन इलेक्ट करते हैं, हमारे शेयर होल्डर, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो पूरा जानकारी देंगे किसको, कंपनी को भी, ठीक है, और जो शेयर होल्डर है उनको, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। वो पूरी गाइड करे किसको, कंपनी को। अब भाई तुमने उनको चुना है तो किस लिए चुना है, ठीक है, तो उनकी इतनी तो ड्यूटी बनती है ना कि वो पूरा गाइड करे किसको, कंपनी को, ठीक है, और इफेक्टिवली मॉनिटराइज करे हर एक मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये किसका काम हुआ, बोर्ड ऑफ मेंबर का, ठीक है। आगे चलते हैं कौन कौन से मॉडल है किसके, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम 3 मॉडल
मेनली पढ़ने वाले हैं। तो पहला है एंग्लो सेक्शन मॉडल, जिसको हम एंग्लो यूएसए मॉडल भी बोलते हैं एंड आउटसाइड मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ। एंग्लो सेक्शन मॉडल, यूएस मॉडल, एंग्लो यूएस मॉडल एंड देन आउटसाइड मॉडल। इसको आउटसाइड मॉडल क्यों बोला जाता है बताएंगे, अभी बताएंगे, दिक्कत ना लो। द मॉडल इज प्रिविलेंट इन यूएसए एंड यूके। जो ये मॉडल है ये कहाँ पर चलता है, यूके के अंदर एंड यूएसए के अंदर। इसके अंदर जो की प्लेयर्स होते हैं ना पूरे मॉडल के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट को जो संभालते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। ठीक है, तो दो इसके अंदर की प्लेयर होते हैं, किसके अंदर, यूएस के मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखो, शेयर होल्डर होता है जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, अपना शेयर होल्ड करके बैठा है जो, ठीक है, कंपनी के अंदर, उसने वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ मेंबर को इलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद पूरी ड्यूटी किसके ऊपर छोड़ देगा, बोर्ड ऑफ मेंबर के ऊपर। ठीक है, शेयर होल्डर सिर्फ इतना काम करता है कि वो अपॉइंट करे किसको, डायरेक्टर्स को, और उसके पास इतनी पावर होती है कि वो उनको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा किसके ऊपर, जो मैनेजर्स है। ठीक है, जो मैनेजर्स है जो कि कंपनी को चलाने वाले हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, किसका, शेयर होल्डर का। ठीक है, तो कंपनी को कौन चला रहे, मैनेजर, शेयर होल्डर जो कि उसका इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो आउटसाइडर क्या कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, आउटसाइड मॉडल, जो कि आउटसाइडर इसको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ मेंबर को इलेक्ट करेगा और रिमूव भी कर देगा। ठीक है, रिमूव भी कर देगा, लेकिन पूरे बिजनेस को कौन चलाएगा, मैनेजर, सिर्फ मैनेजर ही चलाएगा। आया समझ में, इतना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जापानीज मॉडल एंड देन जर्मन मॉडल। अब ये जो मॉडल है ना, ये आपकी इग्नू की बुक में उल्टे दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से ना करके इस पीपीटी से करो या फिर गूगल से करो। मैं बोलना चाहूंगी गूगल से एक बार चेक करो। ठीक है, वो थोड़ा सा उल्टा उनसे हो गया होगा, या फिर मैंने काफी जगह इस चीज को सर्च करा और काफी लोगों से भी पूछा जिन्होंने बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज है उनको, उन्होंने बताया कि हाँ ये गलत है। ठीक है, तो उल्टा दे के रखा है। ठीक है, जापानीज मॉडल जिसके अंदर पार्ट होता है कौन, बैंक। ठीक है, ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, जो कैपिटल होता है ना, थ्रू जो एक कैपिटल लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं ना, वो बैंकिंग के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, वहां पर शेयर होल्डर अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर पैसा लगेगा ना वो बैंक के थ्रू लगेगा। ठीक है, बैंक क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर और मेन बैंक। ठीक है, जो बैंक ने पैसा लगाया वो सारे एक साथ आते हैं और अपॉइंट करते हैं किसको, बोर्ड ऑफ मेंबर को और प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर को और जो हमारे प्रेसिडेंट है इनको इलेक्ट करते हैं। देखो हमने पहले उसके अंदर देखा कि सिर्फ शेयर होल्डर क्या करता है, बोर्ड ऑफ मेंबर को इलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कंपनी और शेयर बैंक। ठीक है, सॉरी कंपनी क्यों बोल रही हूँ मैं, शेयर होल्डर और बैंक, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों सुपरवाइजर बोर्ड को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होगा और मैनेजमेंट क्या करेगा, पूरी कंपनी को चलाएगा। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बैंक, मेनली बैंक एक रोल प्ले करता है, किसको, तो जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, सुपरवाइजर बोर्ड है, उसको क्या करने में, इलेक्ट करने में। ठीक है, तो शेयर होल्डर भी इलेक्ट करता है और बैंक भी इलेक्ट करता है। आगे चलते हैं, जर्मन मॉडल क्या बोलता है, तो जर्मन मॉडल के अंदर ये यूरोपियन मॉडल भी होता है। ठीक है, इसके अंदर वर्कर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके साथ, शेयर होल्डर के साथ, कंपनी के अंदर। ठीक है, तो जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयमेंट है किसके अंदर, कंपनी के अंदर, उनके पास क्या है, राइट है, अधिकार है। ठीक है, मैनेजर को अपॉइंट करने में। ठीक है, और जो उनकी वोट होती है वो 3.5 होती है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन समझाती हूँ। ठीक है, ये सुपरवाइजर बोर्ड है। ठीक है, अब इसको जब इलेक्ट किया जाएगा ना, तो इसको इलेक्ट करने के लिए 50% जो करेंगे वो हमारे शेयर होल्डर होंगे और एम्प्लॉयमेंट जो लेबर है वो 50%। ठीक है, तो वोटिंग दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 50% ये करेंगे और 50% शेयर होल्डर करेगा। ठीक है, तो इसी को यूरोपियन मॉडल बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्रोथ एंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनेरियो। जो ग्रोथ होती है किसकी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की। ठीक है, उसको देखने वाले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होती है वो देखेंगे, फिर अपने खुद के इंडिया में कैसे होता है वो देखेंगे।
अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें, तो होता क्या है कि 1980s और 1990s में, ठीक है, अर्ली 20 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1980s में, 1990s में और अर्ली 20s में क्या होता है, बहुत बड़ा करप्शन आता है, किसका, फाइनेंशियल का, बहुत ज्यादा स्कैम होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, ईरॉन, वर्ल्डकॉम, ठीक है, एटम एंडरसन जो कि यूएसए की थी, मैक्सवेल, पॉलीपिक जो कि यूके की थी, ठीक है। तो इन दो कंट्री की जो ये कंपनी थी बड़ी बड़ी, ठीक है, इनके अंदर क्या दिखता है, स्कैम दिखता है, वो भी फाइनेंशियली, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इस टाइम पर जो डिबेट है वो छिड़ जाता है किसका, कोऑपरेटिव गवर्नेंस का, कि हमको जरूरत है किसका, कोऑपरेटिव गवर्नेंस का, जहां पर हर एक चीज क्या हो सके, कोऑपरेट किया जा सके, ठीक है। रोल हो किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है, जो कि पूरी जानकारी दे, ठीक है। तो क्या होता है, इसके बाद इस चीज को इंश्योर कराने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्ट लेकर आते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंडस्ट्री रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, 2002 के अंदर आता है। बेस्ट कोड प्रैक्टिस 1992 के अंदर आता है, जिसको कैडबरी कोड भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस, इन एक्ट्स के बाद क्या होता है, पब्लिक जो सेक्रेटरी है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि जो लोगों को जानकारी मिले, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ जो कोऑपरेटिव स्टैंडर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस है वो आगे जाके बढ़े, ठीक है। जो कैडबरी क्या थी, रिपोर्ट थी 1992 के अंदर, अभी ऊपर बात किया, ठीक है, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, यूके और यूएसए के अंदर दोनों के अंदर थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है डेवलपमेंट, और किसको हम अडॉप्ट करेंगे, कोऑपरेटिव गवर्नेंस को, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा जाता है डेवलपमेंट के लिए, किसको, कोऑपरेटिव गवर्नेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस का फ्रेमवर्क था वो क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। बेस्ट प्रैक्टिस होंगी किसके अंदर, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की, और ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के अंदर नहीं था जिनके अंदर जो ये क्या हुआ था, स्कैम हुआ था, ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज ने ये चीजें एक्सेप्ट की थी। इंडिया के अंदर भी कोऑपरेटिव गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये कैडबरी रिपोर्ट एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कोऑपरेटिव गवर्नेंस का, ठीक है, इंटरनेशनल सिनेरियो पे हो गया। उसके बाद इंडियन सिनेरियो पर देखें तो होता क्या है कि पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उससे पहले इंडिपेंडेंस नहीं, हमारे पहले जो चल रहा था ना, प्रीवियस जो कंपनी हुआ करती थी वो इंग्लिश लेजिस्लेचर पर चलती थी, मतलब जो ब्रिटिश का जो लॉ था ना उसके अकॉर्डिंग चलती थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस मिली हमको, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है कमेटी को, जिसके चेयरमैन थे एस.सी. भावा। कौन थे, एस.सी. भावा। कौन सी ईयर में अपॉइंट करती है इस कमेटी को, 1950s में, ठीक है। ये कमेटी क्या करती है, रिवाइव करती है किसको, कंपनीज को, ठीक है। जो एक्ट आया था 1993 के अंदर, इंडिया कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसको रिवाइव करते हैं क्योंकि उस टाइम पर वही था, ठीक है, वही एक्ट पूरा इंश्योर किया जाता था। तो क्या करा जाता है, ये जो कमेटी थी अपनी रिकमेंडेशन देती है किसके ऊपर, इंडियन कंपनी एक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क कंपनी एक्ट 1956 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या था, हमको इंडिपेंडेंस से पहले हम किसको फॉलो कर रहे थे, इंडियन लेजिस्लेचर को, ठीक है। 1993 एक्ट को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर चला रहे थे। इंडिपेंडेंस मिलती है, उसके बाद हम एक कमेटी को अपॉइंट करते हैं जिसके चेयरमैन कौन थे, एस.सी. भावा, ठीक है। 1950s में, ठीक है, इसको क्या करा जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये क्या करती है, ये रिव्यू करती है उस एक्ट को जिससे हम अपनी कंपनी को चला रहे थे, ठीक है। फिर अपनी रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। रिकमेंडेशन के बाद जो ये लैंडमार्क कंपनी एक्ट लेकर आती है, ठीक है। अब इस एक्ट को क्या करा जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो कंपनी एक्ट 1956 था, इसके बाद क्या कर दिया जाता है, इसको फोर्स में ला दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, इंडियन कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे थे 1913 को, ठीक है। फिर उसके बाद एस.सी. भावा क्या आती है, कमेटी बैठती है जो कि अपनी रिकमेंडेशन देती है। फिर उसके बाद कंपनी एक्ट आता है 1956 के अंदर, और उसको फोर्स में कब लेके जाता है, 1 अप्रैल 1956, ठीक है, फुल डे मान लो, ठीक है। आगे चलता है, तो उसके बाद क्या होता है, हम एलपीजी रिफॉर्म लेकर आते हैं 1991 के अंदर। क्या लेके आते हैं, एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। तो काफी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं हम, कोऑपरेटिव
हमको क्या लगता है, हमको रियलाइज होता है कि हमको जरूरत है किसकी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की, ठीक है, जो कि कंट्री में क्या करे, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करे पूरे कॉपरेटिवली, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम, ओवर टू ईयर क्या करती है, रिफॉर्म लेकर आती है इंडिया के कंपनीज के अंदर, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म्स होती है काफी कमेटीज है जिनकी रिकमेंडेशन पर लाई जाती है, ठीक है। कमारा मंगलम बिरला कमेटी 1999 के अंदर बैठती है, नरेश चंद्र कमेटी 2002 के अंदर, नारायण मूर्ति कमेटी 2003 के अंदर, एंड आदि गुजयुग कमेटी, ठीक है। तो ये सारी कमेटी बैठती है और अपनी रिकमेंडेशन देती है, जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर क्या लेके आया जाता है, इंडिया कंपनी में रिफॉर्म्स लेकर आए जाते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पर जो मिनिस्ट्री है किसकी, कोऑपरेटिव अफेयर्स की, वो कौन कौन है, CII, SEBI, ठीक है, ASOCCHM, ठीक है, एसोसिएशन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, द सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, चार्टर अकाउंटर, ठीक है, इंडियन एंड इंस्टीट्यूशन कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए, किसको, कोऑपरेटिव गवर्नेंस को, ठीक है। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो आज के टाइम पर क्या करती है, डेवलपमेंट कराती है, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट कराती है, ठीक है। तो इन्हीं के अंडर जो कंपनी है वो आकर काम करती है, ठीक है जी, आया समझ में। आगे चलते हैं, देख सकते हो आप कि 1998 के अंदर क्या होता है, एक चेयरमैन कमेटी बैठी गई थी, ठीक है, एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे राहुल भाजा, ठीक है। इसका क्या होता है कि ये अपने कंस्टिट्यूट, इसको कौन कंस्टिट्यूट कराया था, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूट किस में रहता है, इसका कंट्रीब्यूट होता है डिजायरेबल कोऑपरेटिव गवर्नेंस। ये अपने 7 क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है किसको, कोऑपरेटिव गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। 1999 के अंदर कमारा मंगलम बिरला, ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी जिसको कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहे थे, SEBI, अभी पढ़ा क्या है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कराती है। इसका एम क्या था कि प्रमोट करना है किसको, कोऑपरेटिव, गुड कोऑपरेटिव गवर्नेंस को, ठीक है। और जो कोड है उसके लिए ये इवॉल्व करती है कि कैसे हम अपने बिजनेस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव गवर्नेंस को कैसे, गुड कोड ऑफ गवर्नमेंट को कैसे इंश्योर करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन एक दो काफी एग्जाम्पल किए हुए किसके अंदर, बुक के अंदर, जिनको आप पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है किसके लिए, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए। तो आज के टाइम पर क्या चैलेंजेस है, पहला तो ये है कि इफेक्टिवली इन्फोर्स कराना किसको, मैकेनिज्म को, ठीक है। जो कोड है किसके, गवर्नेंस के, उनको इंश्योर कराना, ये बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है, ठीक है। इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इंटरेस्ट होता है किसका, बोर्ड ऑफ मेंबर का, कभी कभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बोर्ड ऑफ मेंबर कौन बताया, जल्दी से बताओ, शेयर होल्डर जिनको इलेक्ट करते हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। जिनका जो डिसीजन होता है वो पूरी कंपनी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। बैलेंस बना के रखना बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बीच में, ठीक है, बैलेंस बना के रखना, ठीक है। इंश्योर करना प्रॉपर मिक्स ऑफ स्किल्स को, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अकाउंटेबिलिटी क्या करना, इंश्योर करना, बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर है जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है उनके अंदर क्या करना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, चैलेंज है। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब उनको जवाबदेही नहीं होते, काफी टाइम वो जवाबदेही नहीं होते, तो उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराना भी काफी बड़ा चैलेंज है। मॉनेटराइज कराना, फंक्शनिंग कराना किसको, कंपनी को अच्छे से, स्पेशली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, और जो मैनेजमेंट होते हैं किसके, शेयर होल्डर के, तो इनको मॉनिटराइज कराना, अच्छे से कंपनी के लिए काम करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी काफी बड़ा चैलेंज है किसके लिए, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम मीडिया को समझने वाले हैं, द रोल ऑफ द मीडिया, ठीक है। बीपैक का ये आपका 19 का यूनिट 9 है, रोल ऑफ द मीडिया। हम मेनली मीडिया को पढ़ने वाले हैं। तो आज के टाइम पर मीडिया को कौन नहीं जानता, पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मीडिया क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितने टाइप्स की मीडिया है, फिर उसके बाद मीडिया का गवर्नेंस से क्या रिलेशन है, और डेमोक्रेसी से कैसे जो मीडिया वो रिलेट करती है, पीपल पार्टिसिपेशन, पब्लिक ओपिनियन, अकाउंटेबिलिटी, चेंज, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ द लॉ, एंड क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक है, लेकिन काफी इजी से टॉपिक है, जो कि मैंने आपको जब भी तो बाद में कराया है क्योंकि काफी ईजी है, ठीक है। मीडिया जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर,
ठीक है, क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता गवर्नेंस के अंदर, लेकिन ये लोगों की शेप, जो उनका ओपिनियन है, जो उनकी सोच है, उसको शेप करता है। लोगों की वॉइस को पहुंचाता है, जो सिटीजन है उनकी वॉइस को पहुंचाता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, मार्केट की, सिविल सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, ठीक है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, मीडिया। ठीक है, मीडिया रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, क्रिएट करने के लिए, शेप करने के लिए, जो लोगों का ओपिनियन है और सोसाइटी को स्ट्रेंथ करने के लिए। अब ये पब्लिक ओपिनियन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आगे मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, मीडिया क्या है, इसका मतलब समझेंगे और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मीडिया के। मीडिया एक मीडियम है, जो मीडिया है वो एक वर्ड से निकला है, मीडिया। ठीक है, मीडियम, ठीक है, जो वर्ड है क्या, मीडिया, वो ड्राइव होता है एक वर्ड से, मीडियम। ठीक है, एक मीडियम है जिसके सहारे हम क्या करते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं। ठीक है, मीडिया जो कि क्या करता है, टारगेट होता है इसका कि अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, लार्ज, ठीक है, लार्ज लोगों तक या लार्ज ग्रुप तक पहुंचाना, ऑडियंस तक पहुंचाना। ठीक है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब एक ऐसा चीज है जहां पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसके थ्रू। ठीक है, लिखकर भी आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हो, आप विजुअली दिखाकर भी बातों को पहुंचा सकते हो, ठीक है, बोलकर भी पहुंचा सकते हो। तो ये एक मीडियम हुआ किसका, कम्युनिकेशन का। ठीक है, द वर्ड ऑफ मीडिया, जो मीडिया वर्ड है ये डिनोट होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। किससे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्ड से क्या होता है, डिनोट होता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचाई जाती है। वो लिखकर, प्रिंट मीडिया, वो सेम वही बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, आगे क्या है कि मीडिया के कौन कौन से वे है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, तो वही टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनके थ्रू आप क्या करते हो, अपने बात को पहुंचाते हो। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मीडिया के, पहला तो ये जो आपकी न्यूज़ है ना, या फिर आपकी जो बात है वो मिलियंस लोगों तक पहुंचाती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, ऑडियो मीडिया एक होती है, ऑडियो मीडिया जिसको क्या करती है, वो हेल्प करती है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करते हैं, सुनकर भी अब उस चीज को जान लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसी न्यूज है जो कि पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन जब वो टेलीविजन में उस न्यूज को सुनेगा तो वो समझ सकता है ना, या फिर जिसको दिक्कत नहीं है वो सुनकर उस चीज को क्या कर लेगा, जान लेगा। जो विजुअल मीडिया होती है, जो दिखाती है, ठीक है, वो इलिटरेसी, मतलब जिनको पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसा तो है नहीं जो लिखा हुआ आ रहा है जिसको वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो उस सिचुएशन को देखेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। ये को इफेक्टिव होती है और फ्रेंडली होती है। क्या होती है, को इफेक्टिव होती है, फ्रेंडली होती है। टाइप ऑफ मीडिया, कितने टाइप्स की मीडिया होती है, पहले होते हैं प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और इंटरनेट। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया जो कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, जिसके अंदर प्रिंट के थ्रू अपनी बात को पहुंचाते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करना मतलब मास मीडिया, जो बहुत से लोगों तक आपकी बात को पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेट जो कि आपकी सुबह शाम इंटरनेट के साथ होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि इसका इंटरनेट का, जहां पर आप अपनी बात को ऑडियो के थ्रू, विजुअल फॉर्म में, दोनों उसमें क्या कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। ठीक है, कि बोल भी रहे हो, साथ के साथ क्या कर रहे हो, अपनी शक्ल को भी दिखा रहे हो। ठीक है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इन सब चीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। ठीक है जी, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंटरनेट का हुआ। आगे चलते हैं, मीडिया का गवर्नेंस से क्या रिलेशन, तो गुड गवर्नेंस जिसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सॉरी, पार्टिसिपेशन करता है मार्केट का, सिविल सोसाइटी का, गवर्नेंस का। ठीक है, रोल ऑफ लॉ को बना के रखना, प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये गुड गवर्नेंस का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें हुई। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वलिटी, ये सारी चीजें होती है। लीड मीडिया जो क्या है, फोर्थ पिलर है किसका, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के अंदर 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो कि कानून को इंप्लीमेंट कराता है ग्राउंड लेवल पर, जुडिशरी जो कि उस कानून जो बना है ना देखती रहती है कि कहीं वो ठीक से चल तो रहा है ना। ठीक है, अब जो कानून बनाए हैं उनका अचार थोड़ी नहीं बनाना है, उसको देखना भी तो है यार रियल लाइफ में कि कहीं किसी की जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेंट तो नहीं हो रही है। सारा काम किसका होता है, जुडिशरी का। ठीक है, फोर्थ पिलर जो होता है ना वो डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, मीडिया जो कि क्या करता है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। ये हेल्प करता है कि आपकी जो ह्यूमन राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, करप्शन को सामने लेकर आता है, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है कि गवर्नमेंट कहीं अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है, जो किसी इंसान के फंडामेंटल राइट, अगर किसी के साथ कोई कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो वहां पर सीधे मीडिया माइक लेके चली जाएगी, देखो इस इंसान के साथ ये गलत हुआ है। ठीक है, इंश्योर पार्टिसिपेशन, पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, उसको इंश्योर कराती है।
ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या है, आज के टाइम पर मीडिया का क्या रोल है? तो पहला तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है फ्रीडम के लिए, ठीक है, लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नया कानून आया है जिसके ऊपर मीडिया क्या करेगी, अब उस कानून को लेकर आएगी, उस मुद्दे को लेकर आई, उसके बाद बहुत से लोगों को लेकर आएगी, ठीक है, उनसे फ्रीली उनसे पूछेगी कि आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यू है, तो वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फोकस करती है गवर्नमेंट क्या करे, रिस्पॉन्स करे, ठीक है। अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या लेके आई, ये नया कानून लेके आई, तो मिनिस्टर के पीछे माइक लेके भाग जाएंगे कि बताओ जल्दी से इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्यों लेकर आए हो, ठीक है। तो ये इंप्रूव करती है किसके, स्टेट और सिटीजन के रिलेशनशिप को, ठीक है, डिबेट कराती है, डायलॉग्स कराती है, फिर उसके बाद आप तक एक बैलेंस और एक रिलायबल क्या पहुंचाती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गवर्नेंस से हुआ। डेमोक्रेसी से मीडिया का क्या रोल है? डेमोक्रेसी जो कि फर्स्ट जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है गुड गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस अभी समझा। डेमोक्रेसी बिना गवर्नेंस के नहीं चल सकती, जैसे एक गाड़ी बिना टायर के नहीं चल सकती, ठीक है। तो सेम ऐसे ही डेमोक्रेसी जो बिना बिना किसके, गुड गवर्नेंस के नहीं चल सकती, ठीक है। मीडिया जिसके अंदर 3 की प्लेयर्स होते हैं, पहला कि वो प्रमोट करती है किसको, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंस को, पब्लिक को पूरी जानकारी देती है, ठीक है। उसके बाद लोगों की चॉइस, उनके एक्शंस के बारे में पूरा जानकारी देता है। फिर उसके बाद जो भी पॉलिसीज आई है, स्ट्रेंथ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिवनेस बनाती है, जो भी सोशल प्रॉब्लम है समाज के अंदर, जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सामने लेकर आती है। डेमोक्रेसी जिसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जो हमारी मीडिया वो क्या काम करती है, लोगों की बात को पहुंचा रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है लोगों को, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से रिलेशन हुआ ना, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा करप्शन हुआ था किसके अंदर, दिल्ली के अंदर, ठीक है, अन्ना हजारे मूवमेंट चला था, ठीक है। अब उसके अंदर बड़ा रोल किसका रहा, मीडिया को, जो दिन रात उस चीज को दिखाती रही, ठीक है, लोगों के सामने लेकर आती रही, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेमोक्रेसी से हुआ ना, लोगों को पार्टिसिपेशन ही तो चाहती है डेमोक्रेसी, तो मीडिया भी यही चाहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मीडिया पीपल पार्टिसिपेशन। मीडिया के अंदर पीपल का क्या पार्टिसिपेशन है? तो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन तो मीडिया के बिना लोगों का अगर मीडिया के अंदर पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो मीडिया क्या रहेगी, ठीक है। तो पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, और होता भी है, सबको पता है, ठीक है। मीडिया जो कि पीपल का इन्वॉल्व करने में काफी इंक्रीज करती है कि गवर्नेंस के अंदर वो क्या करे, इन्वॉल्वमेंट दिखाए अपना, ठीक है, उन तक न्यूज इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ठीक है, और उनको पार्टिसिपेट कराती है किसके अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। सिटीजन को फील कराती है कि आपके पास राइट है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हो किसके पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है जी। तो पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं हुआ। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया जो कि शेप करती है लोगों की सोच को, ठीक है। अब कोई अलग अलग इशू आते हैं किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, अब इंफॉर्मेशन भी पहुंचाना किसका काम होता है, मीडिया का, ठीक है। अब कोई नई पॉलिसी आई है किसके अंदर, हमारे उसके अंदर, मतलब कोई नया एक्ट आया, नया पॉलिसी आया कंट्री के अंदर, तो जो मीडिया है वो उसके बारे में पूरी आपको जानकारी देगी, ठीक है। न्यूज चैनल खोलना, उसके अंदर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अब न्यूज चैनल वाले के ऊपर है कि वो क्या न्यूज बताएगी आपको, या तो वो सारी गलत बातें बताएगी, ठीक है, या फिर आपको पूरा सही बताएगी। तो मीडिया के हाथ में हुआ ना कि वो आपको अच्छा बता रही है या बेकार बता रही है। अगर वो आपको अच्छा बताएगी ना तो आप भी समझोगे हाँ यार ये कानून तो अच्छा आया है, ठीक है। लेकिन वो उस चीज को गलत बताएगी, उसके सारे डिसएडवांटेजेस बताएगी, अच्छा नहीं बताएगी उसके बारे में, तो आप भी सोचोगे ये गलत है। तो पब्लिक का ओपिनियन कौन क्रिएट कर रहा है, मीडिया। तो हुआ कि नहीं हुआ रोल, जल्दी से बताओ, हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, मीडिया अकाउंटेबिलिटी। मीडिया इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को। अगर कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिसयूज करती है अपनी पावर को, एकदम से डॉग की तरह एकदम से निगरानी रखती है कौन, मीडिया। अच्छा तुमने घोटाला किया तो माइक लेके सीधे भाग जाने का, ठीक है, उससे पूरा जवाब मांगना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, जी भाई बताओ क्यों करा, ऐसा क्यों, ठीक है। तो जितने भी कोई भी एडिटरी यूज करता है अपनी पावर को, तो मीडिया क्या करती है, जो मीडिया रिपोर्ट होती है वो पूरा चेक करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को इंश्योर करती है क्या, ट्रांसपेरेंसी, वो अकाउंटेबल रहे कि गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स है उन्होंने क्यों करा है, ठीक है, जवाब दो, लोगों को जवाब दो। जनता क्या चाहती है, जवाब चाहती है, मीडिया का सबसे बड़ा डायलॉग, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर कराएगा रे, मीडिया। मीडिया ना मीडिया चेंज करती है क्या, पब्लिक के माइंडसेट को, ठीक है। तो वही बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी नया कानून आता है, ठीक है, अब मीडिया उसके बारे में अच्छा बताए बेकार बताए। अब कोई बेकार से मतलब थोड़ा सा ठीक सा है,
कोई कानून आया, अब मीडिया उसके बारे में कुछ अच्छा बता रही है, ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों का जो माइंड सेट होगा ना वो उसके बारे में अच्छा बनता चला जाएगा, ठीक है, जो उनका परसेप्शन होगा उस चीज को लेकर वो बदल जाएगा, ठीक है, उनको अवेयर करेगी उनकी राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो मीडिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, तो ये पोलियो की एड थी, ठीक है, जिसने बार बार इस एड को चलाया गया, टीवी पर, रेडियो पर बार बार दिखाया गया, ठीक है। अब बस पोलियो की क्या हुई थी, एक एक्ट आया था कि पोलियो पिलाने का, ये सारी चीजें, लेकिन मीडिया ने इतना अवेयर किया लोगों को कि हम एक रैंक अचीव कर पाए किसके, पोलियो फ्री कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि लोगों को माइंडसेट चेंज करा दिया, ठीक है, मीडिया ने। आगे चलते हैं, ह्यूमन राइट, मीडिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिक्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में, ह्यूमन राइट को प्रमोट करने में, ठीक है। ये लोगों को अवेयर करती है किसके बारे में, ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट के अंदर। अपने इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, या आपके पास राइट है, ठीक है। मीडिया जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर चलती है, सॉरी ह्यूमन राइट, जहां पर आपके पास बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम, आपके पास राइट है, इक्वलिटी मिल सकती है, आपके पास बोलने का अधिकार है, आप पीस रख सकते हो, आपके ऊपर कोई मतलब डरा धमका के नहीं सकता, आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, ये सारी आपके पास क्या है, एक ह्यूमन राइट है जो एक इंसान के पास अधिकार होना चाहिए। तो इन अधिकार को कौन बताएगी, मीडिया, ठीक है। मीडिया जो कि चेक करती है कि कोई अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा है, किसी जो ह्यूमन की राइट है, एक इंसान की जो राइट है उसको इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कि कोई इंसान है जो कि अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रहा है, लेकिन कोई बड़ा सा इंडस्ट्री वाला आ जाता है, बोलता है कि चलो यहाँ से अपनी इस झुग्गी को हटाओ, तो उसके पास अधिकार है ना वहां रहने का, वो उसका खुद का घर है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी उसके पास है, ठीक है। तो कोई भी किसी इंसान की जो ह्यूमन राइट है उसको इफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मीडिया जो कि कम्युनिकेट करती है स्टेट से पब्लिक के बीच में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल हुआ। मीडिया द रूल ऑफ लॉ, जो मीडिया है वो क्या करती है, की पिलर है किसका, गुड गवर्नेंस का, ये सब कुछ पढ़ लिया कि रूल ऑफ द लॉ, जैसे कि जो हमारा कानून है, अब उसके अंदर जो कानून बने हैं ना, गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग तो चल रही है ना, ठीक है, तो कहीं गवर्नमेंट अपने खुद के कानून तो नहीं लेके आ रही है, ठीक है। तो इस चीज को भी इंश्योर कराती है कौन, गवर्नमेंट, मीडिया प्रमोट करती है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसको अपहोल्ड करके रखे, कहीं गवर्नमेंट अपनी खुद की मनमानी ना करे। लोगों के पास क्या है, राइट है, बोलने का अधिकार है। अगर लोगों को बोलने का अधिकार गवर्नमेंट ने कल को छीन लिया तो मीडिया जाएगी कि क्यों छीना, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पर आप जाओ तो उस टाइम पर क्या होता है, इंदिरा गांधी ने काफी मिसयूज करा था अपनी पावर का, ठीक है, लोगों की राइट्स थी उसको भी खत्म कर दिया था उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पर जो हमारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे उन्होंने क्या करा था, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया था, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर वो छापने लगी थी ब्लैंक, ठीक है, काले काले बस डिब्बा छापने लगी थी, ठीक है। तो मीडिया वहां पर क्या कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, ठीक है। उस टाइम पर मीडिया के पास भी कोई वो नहीं था, अधिकार नहीं था बोलने का, ठीक है, क्योंकि वो इमरजेंसी का, लेकिन मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। लोगों को राइट देती है कि आप बोलो, अगर आपको लगता है सरकार गलत है तो उसके क्रिटिसाइज करो, उसके पास करो, ठीक है, लोग फ्री है भाई, ठीक है। इस चीज को जो मीडिया को एसेंशियल रोल प्ले करती है किसको, अपहोल्ड करने में, रूल ऑफ लॉ को। क्या क्या चैलेंजेस है आज के टाइम पर मीडिया के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो, मीडिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को, गुड गवर्नेंस को, इन सबको क्रिएट करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। अगर आज के टाइम पर जो मीडिया है ना वो बेकार हो गई तो डेमोक्रेसी भी बेकार हो जाएगी, ठीक है। अगर जो मीडिया है वो बायस हो गई ना तो मतलब सरकार भी गई, ठीक है, सरकार क्या, हमारी कंट्री भी गई, ठीक है। आज के टाइम पर अगर हम चैलेंजेस देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि काफी जो मीडिया है ना वो क्या करती है, काफी टाइम वो रिप्रेजेंट नहीं करती है, लोगों की आवाज को नहीं सुनाती है, ठीक है। जो बड़े बड़े जो रियल आवाज है ना लोगों की, मतलब जो वॉइस है उस तक नहीं लेके जाती है, वो सिर्फ जो स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को पहुंचाती है। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अब जो कंपनी खुली है ना, ठीक है, जो भी हमारा वो बन रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर जो उनका इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी, सिर्फ उन स्टेक होल्डर्स के बारे में बताएगी, ठीक है। मीडिया चूंकि सेंसिटिव होनी चाहिए, एक्सप्लेन करे डिसीजन को और जो डेवलपमेंट के इश्यूज है उनको बताए। देखो मीडिया क्या करती है, कभी कभी ना बड़े बड़े बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, उनके बारे में अच्छा अच्छा बताती है, लेकिन जो लोग चाहते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। वो अपना खुद का प्रॉफिट देखती है, कौन, मीडिया, ठीक है।
मीडिया क्या करती है, अपना खुद का प्रॉफिट देखती है, ठीक है। इसको यूज करना चाहिए आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। उस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि इसको लोगों तक इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, और एक रियल मतलब जो न्यूज होनी चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए ना, उसके मतलब तुम बायस ना रहो, ठीक है, पार्शियल ना रहो। अगर कोई भी कानून आया है ना, तो उसको पहले तो ये बताओ कि अगर ये कानून आ रहा है ना, तो इससे ये अच्छा होगा और ये बुरा होगा, उसके एडवांटेजेस भी बताओ, उसके डिसएडवांटेजेस भी बताओ, फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा ना, वो लोगों तक पहुंच दो, ठीक है। तुम उसी टाइम पर लोगों के माइंड को क्रिएट ना करो, ठीक है। उसके बाद वो लोगों तक सोचो कि छोड़ो कि वो क्या सोचने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। वो खुद ही उसके लोगों को माइंडसेट स्टार्ट करने लगते हैं कि देखो ये बुरा है, ये बुरा है। ऐसा कुछ नहीं, जो है ना सच को दिखाए, वो झूठ वूठ ना दिखाए, ठीक है। और आज के टाइम पे जो हमारी मीडिया है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो फ्री नहीं है, ठीक है। कभी कभी उसको बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन वाले होते हैं, तो बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, उनके ऊपर वो क्या कर लेते हैं, अपना खुद का कंट्रोल कर लेते हैं, तो उससे वो क्या कर देते हैं, बायस से हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब से निकलकर हमारी मीडिया को आना पड़ेगा और फ्री और इंडिपेंडेंस बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस रहे कि इसके मीडिया के। आई होप आपको ये 2 चैप्टर समझ में आए होंगे। अगर कोई कहीं भी दिक्कत, कोई परेशानी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछे। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।